बेसिकली पॉइंटर जो है इट्स द वे ऑफ एक्सेसिंग द वैल्यू इनडायरेक्टली, यानी मींस के सेम एज द कॉल बाय रेफरेंस वाला या रेफरेंस वेरिएबल वाला जो एक मेथड जो उन्होंने स्टडी आउट किया था, ये उससे रेलिवेंट है। सही ना। स्टार्ट ही विद द हेल्प ऑफ एक कोडिंग से मैं कर रहा हूँ। सही है कि लेट सपोज यू हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल var1 ऑफ इंटीजर टाइप। सही है। एक आपने करेक्टर टाइप एरे डिक्लेयर किया ऑफ साइज 10। सही है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले द एड्रेस लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। सही ना। हम वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम उसकी एड्रेस लोकेशन को प्रिंट कर रहे हैं। एड्रेस लोकेशन इज ऑलवेज अ परमानेंट लोकेशन दैट हैज़ बीन एग्जिस्ट इन योर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही ना। यानी मीन्स के जो आपकी रैम है उसमें हर एक बाइट का एक एड्रेस मौजूद होता है। सही है ना। अगर तो आपका डिक्लेरेशन जो है इंटीजर टाइप है, सो इट मीन्स इट इज़ रिजर्विंग 4 स्पेसेस इनटू द मेमोरी। सही है। if it is a character type, then it is it's storing the like the hold the space about 1 byte। सही ना, यानी 1 स्पेस हो रहा होल्ड कर रहा है। इसी तरह अगर आप शॉर्ट यूज़ कर रहे हैं तो इट्स होल्डिंग द 2 बाइट। सही ना। लेकिन जब एड्रेस डिस्प्ले करने की बात आती है तो वो एक ही एड्रेस जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराता है। सही ना। द फर्स्ट एड्रेस दैट हैज़ बीन असाइन to the particular variable। सही ना। before starting this lecture slides more in detail, let me show you with the help of paint कि मैं जो बात कर रहा हूँ किसके मुतालिक है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से पहले समझ लें ताकि फिर हमें पॉइंटर को ना समझने में आसानी होगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही। डू यू हियर मी नाउ? जी सर। यस सर। यस सर। ओके, आवाज़ शुरू से नहीं आई या शुरू शुरू से। अच्छा चले मैं सर शुरू से आपकी माइक म्यूट कर। अच्छा अच्छा मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। कि बेसिकली आज का जो ये जो टॉपिक है पॉइंटर्स का, इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल टॉपिक इन द सी प्लस प्लस टॉपिक। सही ना। यानी अगर कहा जाए तो मोस्ट क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट टॉपिक। सही है ना। और मैं ये बता रहा था कि ये जो टॉपिक है हमारा, तो इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स काफ़ी कम आते हैं, ये जो पॉइंटर्स का जो टॉपिक है। सही है ना। सो इस उसमें थोड़ी सी लॉजिक जो है ना वो ज़्यादा है। ठीक है ना। ज़्यादा से मुराद ये कि इसमें जो डेटा की एक्सेसिंग है वो इनडायरेक्टली है। सही ना। इनडायरेक्टली डेटा एक्सेस होता है। ये प्रोग्राम मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी वीडियो में शायद ये रिकॉर्ड हो गया होगा, तो अगर इन केस के कोई चीज़ मिस हो गई है तो उसको मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगा कि this is a program like in which I have declared the 2 variables of one is integer type, one is character type. So what I am going to do here is starting with the ampersand sign which is the representation of the address। सही ना, कि मैं एक वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवा रहा हूँ। सही है। फिर उसी तरह फिर दूसरे जो वेरिएबल है करेक्टर टाइप का उसका एड्रेस प्रिंट करवा रहा हूँ। सो व्हाट आई गॉट द रिजल्ट इन दी एंड के द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल 1 इज़ दिस वन and the address of the variable 2 is the this one। so what is the address? Address is actually the memory location कि जिस memory location पे वो variable assign हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ हम रेफरेंस कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन में भी कर चुके हैं और रेफरेंस वेरिएबल के अंदर भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अब जो ये जो पॉइंटर है बेसिकली समहाउ इस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको ना सबसे पहले ये एड्रेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो वो मैं विद दी हेल्प ऑफ द पेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सही ना। लेट मी ड्रॉ द मेमोरी। सही ना। हमारी यानी नॉर्मल जो मेमोरी होती है एक सीक्वेंस के अंदर होती है। सही ना। आपके सिस्टम के अंदर दिस इज़ अ काइंड ऑफ रफ डायग्राम दैट आई एम गोइंग टू मेक क्विकली।
ये हमारी एक मेमोरी है, सही ना सर? आप 2 टेराबाइट वो 2 GB या 4 GB या पता नहीं कितनी GB इसके बाद आना शुरू हो चुकी हैं रैम ना। 2 GB तो एक कॉमन चीज़ है। सो 2 GB से मुराद ये है कि बेसिकली दिस इज़ अ रैम, और इसका ये ईच स्लॉट, ये स्लॉट दैट्स कॉल्ड द स्लॉट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द साइज ऑफ दिस स्लॉट इज़ ऑफ 1 बाइट। ये 1 बाइट का साइज़ है, सही ना? तो अगर इसका 1 बाइट का साइज़ है तो लेट सपोज कि देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी मीन्स कि मैं अभी ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि दिस इज़ अ 8 बाइट ऑफ रैम, सही ना? 8 बाइट की रैम है, और इसमें ये जब आप कोई भी डेटा यानी मीन्स के असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, सो लेट सपोज के आई एम गोइंग टू असाइन INT शॉर्ट x इज इक्वल्स टू 2, सही है? और एक और मैं इसके साथ ही इन तो एक अलग वो है डेटा टाइप, इंट y इज इक्वल्स टू 5 और कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 1। ओह वेरिएबल तो लिखा ही नहीं इसका, कैरेक्टर z इज इक्वल्स टू u। जब आप इस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं यानी जब कोडिंग कर रहे होते हैं, सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन के यू आर असाइनिंग दिस पार्टिकुलर वैल्यू टूवर्ड्स स्टोरेज, यानी प्राइमरी स्टोरेज। रैम के अंदर ये डेटा जो होता है स्टोर हो रहा होता है टेम्परेरी तौर पर, ठीक है? तो लेट सपोज कि आपका जो x की वैल्यू विच इज़ 2 है, इट्स गोइंग टू बी सेव इन दिस पार्टिकुलर विंडो, सही है ना? इन इस पार्टिकुलर स्लॉट पे आपको मैंने बताया था द साइज़ ऑफ द शॉर्ट इज़ ऑफ 2 बाइट्स, ये मेमोरी में 2 बाइट्स को रिज़र्व करता है, ठीक है? तो इट मीन्स के दिस पार्टिकुलर 2 विल बी सेव इन दीज 2 लोकेशंस, हमेशा साइमल्टेनियस या कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे सेव हो आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी सर आपकी आवाज बहुत कट गई, बीच में भी आपने जो भी बोला है वो सब कट गया। अच्छा, हालांकि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और नेटवर्क की बैंडविड्थ तो सही लग रही है मुझे। एनीवे कि अगर मेरी आवाज़ कट रही हो तो मेक श्योर कि आई एम गोइंग इंशाल्लाह आई विल आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू पुट दिस लेक्चर ऑन द यूट्यूब सो यू कैन लिसन फ्रॉम देयर, सही है ना? आप वहाँ से ये लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको ना आवाज़ क्लियर मिल जाएगी। कुछ अगर आवाज़ इसमें से डिटेक्ट हो रही है ना तो क्या कहते हैं, होपफुली इट इज़ रिकॉर्डिंग इन इधर टीम्स पे भी रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह मैं डाल दूँगा, तो होपफुली इट विल बी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लेट मी चेक के व्हाट्स द इशू। एक्सक्यूज मी सर। जी सर लास्ट वीक का लेक्चर सर अपलोडेड नहीं है, ना स्ट्रीम्स पे है सर और ना वो आई थिंक रिकॉर्ड हुआ है। स्ट्रीम्स पे है, स्ट्रीम्स पे है, मैं आपको दिखा दूंगा। आप लोग को मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं मिल रहा। स्ट्रीम्स का तो बड़ा यानी मीन्स के जो ये सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट टीम या टीम्स में हम लोग कर रहे हैं, इसकी करी इसी वजह से रहे हैं कि जो भी हम लेक्चर मैं इस टाइम डिलीवर कर रहा हूँ वो खुद ब खुद इस टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, सही ना? उसकी रिकॉर्डिंग का जो बता देता हूँ आपको, ये साइन होता है कि रेड कलर का जो डॉट है, इफ़ इट इज़ विजिबल देन इट मीन्स द रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड, सही है? और जैसे ही मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो उसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और इट विल बी शेयर्ड ऑन द जो ऑफिस के अंदर आप जाएंगे वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा स्ट्रीम का। स्ट्रीम के अंदर आप देखेंगे आपके पास सारे ना ये शो अप हो रहे होंगे। आई विल शो यू आफ्टर इस पार्टिकुलर लेक्चर। ये लेक्चर एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो मैं आपको इसको ना शो अप कर देता हूँ। सर आप ये करिएगा, आप उसको भी YouTube पे अपलोड कर दिएगा तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। आज ये लेक्चर ख़त्म होते ही मैं अपलोड करके फिर आप लोग को ना ग्रुप पे मैसेज भी कर दूंगा, ठीक है? तो इन केस के अगर आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आती तो यू कैन रिमाइंड मी। अगर आवाज़ थोड़ी सी कम है तो आई ट्राई माई बेस्ट कि इसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। कि अपना मैंने चेक तो कर लिया है कि सिस्टम जो है बिल्कुल काम तो सही कर रहा है, यानी नेटवर्क का कनेक्टिविटी भी सही है, माइक भी मेरे ख्याल में ऑन ही है। Let me a little bit off the fan, just give me a moment.
अच्छा, कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से दोबारा कि यहाँ पे मैं बता ये रहा था कि लाइक दिस इज़ आवर रैम, इसमें लिख भी देता हूँ रैम। तो जब आप कोई वेरिएबल असाइन करते हैं सो इट विल बी सेव दिस पार्टिकुलर वेरिएबल वैल्यू इनटू द पार्टिकुलर रैम, सही है ना। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट वेरिएबल, सही ना। शॉर्ट वेरिएबल का मैंने बताया था इट टेक्स 2 बाइट्स इनटू द मेमोरी, सही ना। int it cover 4 bytes into the memory, character it covers just 1 byte into the memory। मैं प्रीवियस लेक्चर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि जो हमने शुरू में लेक्चर अटेंड किया था तो उससे ये आपका फर्दर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली, और इट्स अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट असेसमेंट एज वेल। सो मेक श्योर यू मस्ट see this particular slide, it's a kind of very important slide in this course। ये वाली स्लाइड, सही है ना। इसमें मैंने आप देखेंगे मैंने शॉर्ट लिखा है, सही ना। शॉर्ट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन डेसिमल वैल्यूज डेटा इनपुट, सही ना। इसका साइज़ से मुराद ये है कि मेमोरी के अंदर ये 2 बाइट्स की स्पेस कवर करता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो वैल्यूज़ ली जाती हैं वो ±32,000 समथिंग की रेंज जो मेंशन है उसके अंदर ये डेटा लिया जाता है। इससे ज़्यादा डेटा लेंगे तो इट कैन नॉट होल्ड दैट पार्टिकुलर डेटा एंड ऑलवेज गिव द गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू मीन्स के जो आपके पास आउटपुट आएगा कभी भी सही नहीं आएगा, सही ना। यानी फॉर एग्जांपल 32,000 + 32,000 करेंगे तो ये 64,000 कभी भी आंसर नहीं दे पाएगा शॉर्ट के वेरिएबल में। तो इसी वजह से आपको इंटीजर का वेरिएबल लेना पड़ेगा। इंटीजर द साइज ऑफ इंटीजर इज़ अ 4 बाइट एंड इट इज़ लाइक होल्डिंग द वैल्यूज़ ऑफ ±2 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली, सही ना। और इसके बाद फिर इससे जो बड़ा वेरिएबल है वो लॉन्ग का वेरिएबल आ जाता है, सही ना। तो आई कांट फिगर आउट कि ये कितना होंगे, डेफिनेटली सम ट्रिलियंस ऑफ द फिगर्स हैज़ बीन गिवन, सही है। और फिर अगर अनसाइंड में अगर लिखा हुआ है तो अनसाइंड का मतलब है कि इट कैन नॉट होल्ड द नेगेटिव वैल्यूज़, यानी जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी उसको होल्ड नहीं करेगा, सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यूज़ में काम करता है। जहाँ जहाँ अनसाइंड आएगा इसका मतलब है नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। सो दिस स्लाइड इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन दैट सेंस, सही है ना। सो कम बैक टूवर्ड्स दिस लाइक द हेयर एक्सप्लेनिंग द लेक्चर। तो ये जो शॉर्ट है, सही ना। शॉर्ट इज़ इफ़ यू असाइन शॉर्ट x = 2 इट मीन्स के आप क्या कर रहे हो कि यू आर गोइंग टू सेव दिस पार्टिकुलर टू, लेट मी रिमूव दिस पार्टिकुलर लाइन लिटिल बिट, कि इन 2 जगह के ऊपर आपने इस 2 को असाइन किया है। 2 विल बी सेविंग एट दैट पॉइंट एंड x इज़ अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट, यानी x का जो यूज़ है ना वो एक रियलिटी पे बेस नहीं करता, वो एक वर्चुअली तौर पे बेस करता है। डैट रिप्रेजेंटिंग द मेमोरी लोकेशन, सही ना। अब जो ये मेमोरी की लोकेशंस है ना, ये जितनी भी ये ईच इज़ ऑफ 1 बाइट, सही ना, 1 बाइट की होती हैं। और इसके अगेंस्ट इसका ना एक फ़िक्स एड्रेस होता है, सही ना। और आमतौर पे जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। शुरू में कुछ कंपनी कोड होते हैं, यानी सीगेट है और क्या कहते हैं किंगस्टन वगैरह हैं। There are so many manufacturing companies who are making the random access memories, so they assign some particular hexadecimal addresses of each location, सही ना। So let's suppose कि I am going to, और ये जो लोकेशन होती है ना एक सीक्वेंस के अंदर ही होगी। Let's suppose कि मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 से, so इसका मतलब ये है कि this particular location address is 0x123, सही ना। नेक्स्ट लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो होगा x0 124, ये मैं लिख देता हूँ सारा ताकि यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग ईजीली। 0x125, 0x126, 0x127, 0x128, 0x129, 0x12a, सही है। सो दीज आर द मेमोरी एड्रेसेस। हर
बाइट का, हर लोकेशन का एक अपना एड्रेस होता है, ठीक है। सो what is representing here कि you are going to save the integer short value of size 2 in the memory, तो ये रैम के अंदर ये सेव है और ये इसका एड्रेस है, सही ना। एड्रेस इज़ रिमेन द सेम, सही ना। इस लोकेशन पे एड्रेस हमेशा यही रहेगा, एड्रेस नेवर बी चेंज, सही ना। हार्डवेयर के जो एड्रेसेस होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये एक्स अभी क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू 2 जो है राइट नाउ इट विल बी सेविंग एट दिस लोकेशन, इट कैन बी सेव लेटर इन एनी अदर लोकेशन। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम x जो है वो 127 के एड्रेस पे सेव हो सकता है कि उससे नेक्स्ट टाइम 129 पे सेव हो, यानी मीन्स के x इज इक्वल टू 2 जो है वो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो खुद ब खुद मेमोरी को असाइन करता है एक रैंडम लोकेशन, सही है ना। सो दिस लोकेशन इज़ ऑलवेज बी चेंज, यानी हमेशा ये चेंज हो सकती है। हो सकता है कि यही लोकेशन बार बार भी मिल जाए, सही ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इतना नहीं पढ़ा है, सही है। सो और वो हमारा टॉपिक भी नहीं है डायरेक्टली। सो बस बताने का मकसद ये है कि हेयर वॉट एवर द डेटा दैट यू आर गोइंग टू सेव इन टू द रैम, दिस डेटा हैज़ बीन सेव एज ए टेम्परेरी होता है। और फिर सेकेंड थिंग इज़ कि ये वैल्यू जो है इट कैन बी सेव रैंडमली इनटू द मेमोरी, सही ना, किसी भी लोकेशन पे सेव हो जा सकती है। लेकिन इस लोकेशन का जो एड्रेस है, सही ना, दैट्स कॉल्ड द हार्डवेयर एड्रेस, सही है। सो दिस एड्रेस इज रिमेन द सेम, सही ना, until unless this RAM has been installed in your system. So this is the thing. उसके बाद फिर let's suppose I'm going to take the character z is equals to u, सही है ना। तो ये सिस्टम जो है खुद ब खुद एक लोकेशन को सिलेक्ट करता है, सही ना। यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज कि रैंडमली मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि दिस इज़ अ लोकेशन एंड इट विल बी सेविंग u here, और u जो है वो जस्ट टेकिंग द 1 बाइट ऑफ द मेमोरी, यानी करेक्टर का मैंने आपको दिखाया था स्लाइड के अंदर। लेट मी शो यू अगेन कि जो करेक्टर है इट टेक्स 1 बाइट इनटू द मेमोरी एंड इट ओनली सेव्स जस्ट अ सिंगल वैल्यू, सिंगल करेक्टर। अगर आप उसमें 1 रखना चाहें 1 भी रख सकते हैं करेक्टर टाइप में, @ कोई भी की जो आपकी कीबोर्ड पे एग्जिस्ट करती है यू कैन पुट इन योर सिस्टम, सही है ना। यानी मीन्स कि आप इसमें कोई भी एक कैरेक्टर जो है वो सेव कर सकते हैं, सही ना। तो इस तरह से ये सेव हो गया। नेक्स्ट थिंग इज़ इंटीजर टाइप, सही ना। इंटीजर की तरफ आते हैं और इट्स अबाउट द वाई, सही ना। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तलाश करेगा ये कहाँ पे 4 लोकेशन जो हैं वो सेव हैं, सही ना। 4 लोकेशन अवेलेबल हैं एक साथ, सही ना। सो आई थिंक आई हैव टू चेंज दिस u towards down because here you can see there are only 1 2 3 spacing and here is 1 2, सही ना। तो इसका मतलब है कि अभी तो ये खैर वो रैम तो हमारी वो उसमें गीगाबाइट्स में होती है तो हमारे पास स्पेस की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ी सी एग्जांपल में इसको चेंज करना पड़ेगा कि आई हैव टू मूव द z अ लिटिल बिट डाउन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये z जो है इधर है और उसके अंदर जो डेटा सेव हुआ है वो u इधर है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इंटीजर y की वैल्यू सेव करनी है, सो यू आर गोइंग टू राइट y हेयर, सही है। और फिर क्या करेंगे कि लेट मी रिमूव दिस लिटिल बिट स्पेसिंग हेयर, और यहाँ पे आप मैं ऐसे लिख देता हूँ ज़रा ना मार्कर से, ताकि ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो राइट नाउ यू मस्ट हैव क्लियर दिस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि अब ये बताने का मकसद ये है कि अगर मैं अपने सिस्टम पे एंड का साइन डाल के और x लिखूँगा ना, तो इट गिव मी द आउटपुट इज़ कि वो मुझे आउटपुट दे देगा एड्रेस ऑफ x। तो जो भी मेरा फर्स्ट एड्रेस होगा, सही ना, फर्स्ट एड्रेस होगा 0x123, ये मुझे आपको ये आउटपुट के तौर पे दे देगा C++ में जब आप कोड लिखेंगे, ठीक है। y का जो आउटपुट आएगा, एड्रेस ऑफ y का, वो इसकी नेक्स्ट लोकेशन आएगी। नेक्स्ट लोकेशन जो है हमारे पास है 0x125। सो स्टार्टिंग लोकेशन जो होगी वो आपको प्रिंट कर देगा, सही ना। सारी लोकेशन प्रिंट नहीं करेगा, स्टार्टिंग लोकेशन प्रिंट करेगा। और उसी तरह फिर आखिर में जो हमारे पास z है उसकी लोकेशन प्रिंट कर देगा, विच इज़
0x129. So by this way you are going to get the particular output of these address locations, and if you want just write down the x, तो आपके पास output 2 आ जाएगा, y लिखेंगे 5 आ जाएगा, z लिखेंगे u print कर देगा, ठीक है. So in the यानी means के with the help of this particular addresses you are accessing the address location as well as the location of the data that has been saved into the RAM. So this is the representation of the data inside the RAM. सही ना. इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अच्छा, ये जो एड्रेस होते हैं ना, ये हो सकता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चल रहे हों. यानी मीन्स होता है कि स्टार्टिंग एड्रेस इज़ हायर, लाइक 1 to A ऊपर हो, फिर 1 to 9 नीचे हो, फिर 1 to 8. यानी मीन्स के ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में एड्रेस होगा, लेकिन एक ऑर्डर के अंदर ही होगा, ठीक है. ये चीज़ नोट कर लीजिएगा अपने पास. अच्छा, कम बैक टूवर्ड्स द स्लाइड. इसका मैं इसको कंपाइल करके नहीं दिखा रहा, इसको यू कैन कंपाइल बाय योरसेल्फ. इट इज़ जस्ट लाइक रिप्रेजेंटिंग द एड्रेस location of the particular variable. सही है. So these are the address output that has been comes in my system. So I just printed here in this way. सही ना. यानी 0x23EF241E करके इसका पहली लोकेशन का एड्रेस आ गया. सही है. विच इज़ अबाउट द क्या कहते हैं इंटीजर टाइप. तो उसके बाद फिर आप देखेंगे तकरीबन 4 स्पेसिंग के बाद जो है वो जो करेक्टर टाइप वेरिएबल था उसकी लोकेशन उसने मुझे शो अप की. अच्छा, now going towards the definition of the pointer. A pointer is a variable whose value is the address of the another variable. ये definition बड़ी important है कि a pointer is a variable whose value is address of another variable. यानी means के pointer जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होता है जो कि अपने पास वैल्यू को नहीं रखता. यानी x जो है वो अपने पास एक वैल्यू होल्ड करता है. सही है. y जो है अपने पास एक वैल्यू होल्ड करता है. z करेक्टर टाइप है, एक वैल्यू अपने पास होल्ड करता है. जो हमारे पास पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर के पास एड्रेस, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये अपने पास होल्ड करता है और उस एड्रेस के थ्रू वो उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है. यानी इनडायरेक्टली एक्सेसिंग ऑफ द डेटा है. ठीक है. अभी हम लोग इसको स्लाइड को रीड आउट कर लेते हैं कम्प्लीटली, तो फिर उसको मैं पेन पेपर करके बता दूंगा. पॉइंटर जो होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है. यानी मीन्स कि वो इंटीजर टाइप में भी हो सकता है, वो करेक्टर टाइप में भी हो सकता है. लेकिन उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट द डेटा टाइप. डेटा टाइप मीन्स के इंटीजर, डबल, फ्लोट, करेक्टर, वॉट एवर द थिंग, एंड द वेरिएबल दैट यू आर गोइंग टू डिफाइन द पॉइंट, दैट्स कॉल्ड द पॉइंटर वेरिएबल. सही ना. ये पॉइंटर वेरिएबल अगर आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो उसके शुरू में आप स्टैरिक लगा दें. सही ना. स्टैरिक जो है वो मल्टीपर्पज़ काम कर रहा है. यानी स्टैरिक जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी काम करता है. स्टैरिक यहाँ पे पॉइंटर के लिए काम कर रहा है. सही ना. सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम लोग स्टैरिक लिख रहे हैं ये पॉइंटर है या वेरिएबल है. सही ना. तो लेट सपोज अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि इंट z इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय y. सही ना. सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये स्टैरिक का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है. ठीक है. लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ होगा कि इंट स्टैरिक y, सो इट मीन्स इट इज़ प्रेजेंटिंग द y इज़ अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल. सही ना. y इज़ अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल. ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है. सही ना. अभी मैंने अब एक्सप्लेन नहीं किया कि व्हाट इज यानी पॉइंटर टाइप वेरिएबल में और एक नॉर्मल वेरिएबल में क्या फ़र्क है. दिस इज द जस्ट रिप्रेजेंटिंग के इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल जस्ट पुट एन स्टैरिक इन फ्रंट ऑफ एनी वेरिएबल नेम. सही ना. तो इट बिकम्स अ पॉइंटर वेरिएबल. अच्छा, data type must be valid. C++ data type and variable name is the name of the pointer variable. सही ना. और ये so called these are the explanations. So I'm skipping this particular explanation. So आप जी सर हम पॉइंटर क्यों यूज़ करेंगे, लाइक वर्ड से यूज़ होकर? मैं अभी पहले समझ लें फिर बताता हूँ कि क्यों यूज़ करेंगे. अच्छा, इसको आप डबल से डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट से कर सकते हैं, करेक्टर से कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये चीज़ हो गई.
डिक्लेरेशन की मैंने बता दी। उसके बाद फिर हम इसका जो असल यूज़ है ना, एक हमारे पास जो आखिरी हमारा टॉपिक है, डेट्स कॉल्ड द फाइल। तो उसके अंदर आपको एक सीरियसली इसका सही आइडिया होगा कि वाई वी आर यूजिंग द पॉइंटर वेरिएबल, सही ना। सो अभी तो हम लोग की कॉमन वेरिएबल इस लेक्चर में यूज़ करेंगे, इसके लैब में यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल डेटा टाइप है डेट्स कॉल्ड द फाइल, सही ना, कि वो हम उस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे कि जो हम डेटा इनपुट दे रहे हैं यूज़र को, इट विल बी सेव इनटू द इधर द डॉक्यूमेंट फाइल, इधर इट इज़ अ नोटपैड फाइल, सही ना, कि हमने जो अब तक जो डेटा एंट्री करते आ रहे हैं वो सिर्फ उस वक्त तक सेव रहती है जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही आपने ब्लैक विंडो को अपनी बंद किया या रिटर्न हो गया, तो उसके बाद आप दोबारा से उसमें इनपुट नहीं दे सकते, वो डेटा सारा का सारा लॉस्ट हो गया, सही ना। तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है पॉइंटर का, और चूँकि ये फाइल से डिक्लेयर हो रहा है तो वी आर कॉल्ड द फाइल पॉइंटर, सही है। एक ये चीज़ हो गई। फिर इसकी डेफिनेशन देख लें कि इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है कि पॉइंटर आर द वेरिएबल डेट कंटेन मेमोरी एड्रेस एज देयर वैल्यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस थिंग के ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये अपने पास वैल्यू को नहीं रख सकता, ये सिर्फ मेमोरी की एड्रेस को अपने पास रखेगा। अगर आप इसको वैल्यू असाइन करेंगे तो इट विल गिव यू एन एरर, सही ना, एरर आ जाएगा। अ वेरिएबल नेम डायरेक्टली रेफरेंस अ वैल्यू, सही है ना, यानी मीन्स के डायरेक्टली रेफरेंस अ वैल्यू से मुराद ये कि ये जो पेंट पे मैंने बनाया है, सो इसका मतलब है कि x इज़ अ वेरिएबल डेट डायरेक्टली होल्ड अ वैल्यू ऑफ 2, सही है ना। लेकिन जो पॉइंटर वेरिएबल है, अ पॉइंटर इनडायरेक्टली रेफरेंस अ वैल्यू, यानी इनडायरेक्टली एक्सेस करेगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। ये कॉन्सेप्ट जो मैं ऑलरेडी आपको पेंट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको मैं वहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। Before going towards an example of the pointer programming code, going back towards the this particular slide, and now I'm going to explain here the pointer variable, सही ना। Let's suppose कि यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही स्पेस बची है तो इस वजह से मैं करेक्टर टाइप में एक्सप्लेन कर देता हूँ। Let's suppose करेक्टर ए लिखने से पहले मैं एक स्टैटिक ए लिखूँगा, और सिर्फ ये यहाँ पे ये मैंने ये इस तरह से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। या फिर इसको मैं वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। सो इट विल बी क्रिएटिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट के स्टैटिक ए इज़ अ वेरिएबल, और अभी मैंने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, सही ना, वैल्यू असाइन नहीं की। इट मीन्स के इसको द स्पेस इज़ एम्प्टी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दिस स्पेस इज़ जस्ट स्टोर द एड्रेस लोकेशन, सही ना, एड्रेस लोकेशन को मैं इसमें सेव करवा सकता हूँ। सो लेट्स सपोज के आई एम गोइंग टू असाइन अ वैल्यू, फॉर एग्जांपल के a इज इक्वल्स टू 0x और 1 2 3 कर देता हूँ, चलो, सही है। सो व्हाट विल बी हैपन कि यहाँ पे वैल्यू जो सेव हो रही है वो एड्रेस की वैल्यू सेव हो रही है, एक एड्रेस सेव कर दिया, सही है। सो अब आप ये देखें कि बाकी जितने भी मेरे वेरिएबल्स है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे u है, तो जो पॉइंटर वेरिएबल है इट ऑलवेज सेव द एड्रेस लोकेशन डायरेक्टली, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसमें जो अगर आप लेट सपोज कि सी आउट कराते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सी आउट ए, सही है, सी आउट एंड ऑफ ए, सी आउट स्टैटिक ऑफ ए। मेरे पास इस पार्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड ये थ्री टाइप्स के आउटपुट एग्जिस्ट करते हैं, सही ना। एक ये कि मैं सिर्फ ए को प्रिंट कराऊँ, एक ये कि मैं एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराऊँ, और एक है पॉइंटर ऑफ ए को प्रिंट कराऊँ, सही है। अब यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है इस पार्टिकुलर लोकेशन पे, सही है, कि स्टैटिक ए है मेरे पास वेरिएबल, सही है, जो कि होल्ड कर रहा है अपने पास एड्रेस ऑफ
x, सही है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है x की। ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है, सही है, ये बात समझ में आ रही है कि जो पॉइंटर Excuse me, वैल्यू, sir. जी सर स्टैटिक ए जो है वो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, तो सर वो शॉर्ट की वैल्यू को का एड्रेस क्यों अपने पास रख रहा है? हाँ ये भी है, ये नहीं सही है, आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नहीं वो सेम टाइप को अपने पास रखेगा, डिफरेंट टाइप को अपने पास होल्ड नहीं करेगा, सही है ना। सो लेट मी मेक दिस, या तो मैं उसको ये दे देता हूँ, सही ना, जी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, यू आर राइट। ये सिर्फ अभी एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दे रहा हूँ, जब कोडिंग के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वो एक्यूरेटली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नाउ दिस थिंग इज़ क्लियर कि एक हमारे पास स्टैटिक पॉइंटर है जो कि यू का एड्रेस अपने पास डायरेक्टली सेव कर रहा है, और इस यू के एड्रेस से वो यू यू का नहीं, सॉरी, इसको मैं, वो यू तो हमारे पास वैल्यू है ना, यानी पॉइंटर ए जो है वो अपने पास z की लोकेशन का एड्रेस अपने पास खुद रख रहा है, सही है। इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से, ठीक है। 120 यानी मीन्स के पॉइंटर ए है, उसने अपने पास z की लोकेशन का जो एड्रेस है वो अपने पास सेव किया हुआ है, ठीक है। और फिर जो ये पार्टिकुलर लोकेशन ऑफ z है तो उसको वो एक्सेस करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता है, सही ना, पॉइंटर वेरिएबल। सो अब इस सिनेरियो को देखते हुए, सही है ना, इस सिनेरियो को देखते हुए एनीवन कैन टेल मी what will be the output of if we say कि सी आउट ए को प्रिंट करें, तो ए को अगर प्रिंट करना है सो व्हाट विल बी द आउटपुट, स्क्रीन पे आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा? इज इट प्रिंटिंग सर यू? कोई गार्बेज वैल्यू? नहीं, गार्बेज वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। चलें इसको यहाँ पे मैं अभी स्टॉप करता हूँ, मैं आपको ना एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ पॉइंटर का। इसी जो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सही से समझ नहीं आ रहा। वही मैं कह रहा हूँ कि दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, सो मेक श्योर यू मस्ट लाइक थिंक विद योर माइंड सेट। और फिर वो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसको भी अगर आप चाहें तो अपने पास थोड़ा सा ड्रॉ करके रख लें, ऑल्दो के रिकॉर्डिंग में इट विल बी अवेलेबल, लेकिन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सेव इन योर कॉपी एंड पेंसिल, सही ना। एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, सही ना, इंटीजर ले रहा हूँ, इंटीजर मुझे ज़रा इजी लगता है रिमेंबर याद रखने में, सही ना। लेट सपोज कि यहाँ पे मैं x इज इक्वल्स टू 5 मैंने वैल्यू ली, और फिर यहाँ पे एक मैंने स्टैटिक a करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर बोथ आर दैट x जो है एक अलग वेरिएबल है, एक पॉइंटर ऑफ a मेरे पास एक अलग वेरिएबल है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का मुझे पहले रिलेशन बनाना है, सही ना, लाइक हेयर के यहाँ पे मैंने जो आपको ये रिलेशनशिप शो की है, सही ना, यही नाम मैं ले लेता हूँ, सही ना, x की बजाय z ले लेता हूँ, सही है।
एक मेरे पास ए वेरिएबल है ऑफ पॉइंटर टाइप और एक मेरे पास जी वेरिएबल है, सही ना, इस तरह से. सो दीज आर आई हैव डिक्लेयर्ड दीज वेरिएबल्स. अब मुझे इसको ना शुरू में ही बताना है कि जो पॉइंटर ऑफ ए है इसके पास एड्रेस ऑफ जी मौजूद है, ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर कि नीचे इस पर्टिकुलर लाइन पे मैं अलग करके दिखा रहा हूँ कि मैं जब भी आप किसी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो आप सिर्फ वेरिएबल का नाम लेते हैं, सही ना, इस तरह से आप लिखते हैं. यानी अगर आपने कोई वैल्यू सेव करनी है इक्वल टू का साइन लगा के, अब ये जो ए है, सही है ना, आपको ये ऊपर मैंने पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सही ना. जब भी पॉइंटर टाइप वेरिएबल होगा और नीचे ए लिखा जाएगा, इट ऑलवेज होल्ड द एड्रेस लोकेशन, सही ना. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू राइट एड्रेस ऑफ जी इन दिस वे, सही है ना, कि आपने ए के अंदर जी का एड्रेस जो है वो मूव करवा दिया. इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? पहले ये चीज़ समझ में आ जाए फिर आगे चलते हैं. इसको मैं थोड़ा सा कंपाइल भी कर देता हूँ ताकि ये चेक कर लेंगे किसी किस्म का कोई एरर, कोई वार्निंग तो नहीं है. सही है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है. यानी मैंने ये किया है, यानी आप इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे काम कर रहा है कि लेट सपोज मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि आपने कोई वेरिएबल बी डिक्लेयर किया, सही है, और यहाँ पे नीचे आपने क्या किया कि b इज़ इक्वल्स टू जी कर दिया. ये बात समझ में आ रही है कि अगर तो मैं कोई नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करता, सही है ना, लाइक इंटीजर b करके, और फिर मैं ये कर सकता था कि b को z की वैल्यू असाइन कर दूँ. इट मीन्स कि b को मैं 5 असाइन कर रहा हूँ. तो जब मैंने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया तो पॉइंटर वेरिएबल के पास जो वैल्यू आती है वो एड्रेस आता है, ठीक है. तो z इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ z करके मैंने इसको असाइन कर दिया, यानी z की जो एक्चुअल लोकेशन है वो मैंने a को असाइन कर दी. सो इस तरह से अब मेरा जो पॉइंटर a है वो z से लिंक अप हो गया, सही ना, लिंक हो गया. नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, एंड लाइन कर दिया. इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ. ये हमारी लैब में भी चीज़ आएगी तो उसमें भी ये फर्दर आपको ना टॉपिक जो होगा क्लियर हो जाएगा. ये 3 आउटपुट्स मैंने लिखे थे, शायद पेंट पे भी लिखे थे, हाँ यही लिखे हैं, सही. अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ a लिखा, यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ a लिखा, यहाँ पे मैंने स्टैटिक a लिखा, सही है. अगर आप इस चीज़ को देखें, इन 3 लाइंस को देखें, इसको मैं हटा रहा हूँ, सही ना, ये एग्जाम इधर लिखा रहने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ द 3 लाइंस, सही है. तो उसमें जब सी आउट ए करेंगे तो आप ये देखेंगे ए के पास जी का एड्रेस है, सही ना. सो इट इज़ गोइंग टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ जी दैट हैज़ बीन सेव इनटू द वेरिएबल ए, सही है ना. ए जब भी प्रिंट करेगा एक एड्रेस प्रिंट करेगा, जो वो एड्रेस वो होगा जो उसके पास सेव है, वैल्यू सेव है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज एड्रेस ऑफ ए, सही है ना. एड्रेस ऑफ ए मैं प्रिंट करा रहा हूँ, इसका मतलब है ए अपना ज़ाती जो उसका एड्रेस है वो प्रिंट करेगा, विच मीन्स के मेमोरी के अंदर ए जो है वो लेट सपोज कि 129 ए की लोकेशन पर है. तो जब मैं एड्रेस ऑफ ए लिख रहा हूँ तो वो ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है. और जब मैं ए सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है ए ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, ए का वेरिएबल जो उसने अपने पास सेव की हुई है, यानी 129 वो प्रिंट करेगा. एड्रेस ऑफ ए लिखूँगा तो वो 12 ए वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा, ठीक है. और जब मैं स्टैटिक ए लिख रहा हूँ, यानी यहाँ पे स्टैटिक ए का मतलब है कि वो वेरिएबल जो उसके पास सेव है उसके एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू को फैच कर लो, विच मीन्स कि ये ए जो है पहले इस एड्रेस पे आएगा, फिर अपनी एक्चुअल लोकेशन को मेमोरी के अंदर फाइंड आउट करेगा, उसके अंदर जो वैल्यू सेव है विच इज़ यू वो स्क्रीन पे आपके पास प्रिंट कर देगा. सो अकॉर्डिंग टू आवर दिस पार्टिकुलर एग्जांपल इट इज़ गोइंग टू प्रिंट हेयर 5 के इसके पास z का एड्रेस है, वो z की लोकेशन पे जाएगा और उसके पास जो भी वैल्यू होगी 5 तो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा. लेट मी एग्जीक्यूट एंड सी द आउटपुट्स.
सर आपने सिंटैक्स एरर किया हुआ है। वो एंडल, हाँ वो उसमें सही कर लेता हूँ. So these are the three outputs that it is representing on my screen. सही है. अब ये जो पहला जो दिखा रहा है 24FE4C, सही है ना, इट्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल z. इस z का वेरिएबल z का जो एक्चुअल एड्रेस है वो है ये बेसिकली, और वो एड्रेस जो है वो हमारे पास जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसकी स्पेस के अंदर यानी उसकी स्टोरेज के अंदर वो सेव है. ठीक है, उसने वो रिप्रेजेंट कर दिया. सेकेंड आउटपुट जो है वो देखें 24FC40 है, सही ना. तो इट मीन्स इट इज़ शोइंग द एक्चुअल एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, यानी ए वेरिएबल का अपना ज़ाती एड्रेस जो है वो उसने प्रिंट कर दिया. और जब मैंने स्टैटिक ए लिखा तो उसने क्या किया कि वो इस पर्टिकुलर एड्रेस की लोकेशन पे गया, यानी 4C की लोकेशन पे गया, यानी विच मीन्स के जी की लोकेशन पे गया, और वहाँ से उसने 5 को फैच करके प्रिंट कर दिया. सही है, यानी मीन्स के अब आप ये देखेंगे पॉइंटर के थ्रू मैंने इनडायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस किया है. इज दिस क्लियर? यस सर, लेकिन एक पॉइंटर वेरिएबल फिर कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकता है? बिकॉज जब आप नहीं, वैल्यू तो एक ही देखे ना, वैल्यू तो एक मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू एक ही सेव हो रही है. ये ए का वेरिएबल है, वो एक वैल्यू को सेव कर यस रहा सर, है. पर आप एक ही टाइम पे एक एड्रेस भी प्रिंट करा रहे हैं और उसी से आप जेड का एड्रेस भी प्रिंट करा रहे हैं. तो अगर जब आपने पॉइंटर वेरिएबल को जेड की एड्रेस असाइन कर दिया तब तो उसे फिर अपना एड्रेस भी उसके पास है, तो लाइक वो देखें कितने एड्रेस स्टोर कर सकता है? ये जो मैंने साइड में ब्लू कलर में लिखे हैं ना, ये स्टोर नहीं है, ये बिल्ट इन एड्रेसेस हैं. मेक श्योर कि यस सर. ये एड्रेसेस बिल्ट इन है. जब आप ए के आगे एंड का साइन लगा देंगे तो ये अपना एड्रेस आपको शो कर देगा. सही है. और अगर आप सिर्फ ए लिखेंगे तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो बेसिकली कोई भी एड्रेस है तो वो उसको प्रिंट करेगा. सर अगर मैं, जैसे आपने ये पेंट पे जो लिखा हुआ है इंट वाई, इंटीजर वाई, अगर मैं इसकी जगह एक और वेरिएबल ले लेती जिसकी वैल्यू होती 6 या 7 वगैरह, और मैं अगर ए को ही यूज़ करती उसका एड्रेस प्रिंट कराने के लिए, तो ये भी हो सकता है? हाँ या और हाँ मुझे एक और पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ता? उसमें ये होता है कि अगर आपने लेट सपोज के जो एक्स के लेवल पे जो वैल्यू प्रिंट करानी है तो इसका मतलब ये है कि आपने ए के अंदर इस यानी 1 2 3 को सेव करना है. ए के अंदर 1 2 3 को सेव करना है, यानी ए के पास जो एड्रेस यहाँ पे सेव होगा ना इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वही वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप कोई और वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे. ओके सर. इसको में मैं सर जी सर कंपाइलर में जब आपने रिलेशन बनाया था पॉइंटर ए वेरिएबल और जेड के बीच में, ये एंड जेड करके, सर अगर हम ये एंड जेड के बजाय सिर्फ जेड लिख देंगे तो वो फिर पॉइंटर में जेड की वैल्यू सेव होगी बजाय उसका एड्रेस मैं के. आपको वो करके दिखा देता हूँ. ये मैंने एंड हटा दिया, ठीक है. अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ. ये मेरे पास एरर आ गया. आप ये देखें एरर क्या आ रहा है कि इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इन टू इन समथिंग आ रहा है, यानी मीन्स के जो आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ सिंटैक्स एरर. ए का वेरिएबल जो है वो जेड की वैल्यू अपने पास डायरेक्टली सेव नहीं कर सकता. ओके सर, सही है, समझ में आया? यानी मीन्स के ये जो ए का वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास एड्रेस की लोकेशन रख सकता है, नॉर्मल वैल्यू नहीं रख सकता, ना इंटीजर, ना करैक्टर, ना फ्लोट, कोई किसी भी किस्म की. गॉट इट सर. ओके. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अभी तो मैंने सिर्फ ए के पैरामीटर्स आपको शो कर दिए, सही ना. अब मैं आपको इसके साथ साथ जेड का भी शो कर देता हूँ. सी आउट, सिर्फ जेड लिखता हूँ, एंडल लगा दिया. सी आउट एड्रेस ऑफ जी, और इसके साथ मैं अब z के साथ मैं स्टैटिक z नहीं लिख सकता क्योंकि z जो है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है, वो पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, तो इस वजह से ये स्टैटिक z उसमें एग्जिस्ट नहीं करता.
जो हमारे जितने भी जो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्ट करता है या तो उसकी वैल्यू या उसका अपना पार्टिकुलर एड्रेस, दैट्स इट, सही ना, क्योंकि दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सेसिंग द वैल्यू। यानी अगर मैं z लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है डायरेक्ट मेथड है, सही है। स्टैटिक a लिख रहा हूँ तो वो इनडायरेक्ट मेथड है, सही है ना। अभी मैं इसको कंपाइल करके इसका आउटपुट आपके सामने रखता हूँ, ये देखें कि जी ये पहला आउटपुट जो 5, यानी मैं इन दो की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक ए की और z की। स्टैटिक ए से जो आपने वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया विच इज़ 5, तो इट्स अ इनडायरेक्ट वे, सही है। और अगर सी आउट z लिखता हूँ तो z के बाद डायरेक्टली 5 की वैल्यू सेव है, तो इट इज़ एक्सट्रैक्टिंग डायरेक्टली। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके। और उसके बाद फिर नीचे देखें जो मेरा आखिरी सी आउट है, एड्रेस ऑफ जी, यानी जी का अपना ज़ाती एड्रेस, सही ना, जी का अपना ज़ाती एड्रेस जो है यहाँ पे देखें आखिरी ये 3-4 पढ़ लेता हूँ कि FE4C, FE4C, सही ना, FE4C इज़ द पर्सनल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल जी, सही है। तो अब यहाँ पे देखें ये एड्रेस ऑफ जी मैंने लिखा, और जो सबसे पहला मेरा आउटपुट था विच इज़ ए, सही है ना, ए का आउटपुट और एड्रेस ऑफ जी का आउटपुट दोनों सेम है, सही ना। इट मीन्स के यहाँ पे जो सी आउट आ रहा है कि z जो है अपना ज़ाती एड्रेस खुद प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे ए जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसका मतलब है ए के पास जो है वो जी का एड्रेस सेव है, यानी उसकी मेमोरी से हमने उठाया है, यानी मीन्स के यहाँ पे अगर 1 to 9 को मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि z वेरिएबल है, अगर आप एंड लगा देंगे इसके आगे तो वो यहाँ से एड्रेस को उठा के देगा, और अगर आप सिर्फ ए प्रिंट करेंगे तो वो यहाँ से उठा के दे रहा है, यानी मीन्स के प्रिंट सेम चीज़ ही कर रहा है लेकिन दोनों की लोकेशन अलग अलग हैं। बात समझ में आई ये चीज़? इस पार्टिकुलर कोड की ना आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो हम असेसमेंट में ख्याल में ये 4 का टॉपिक है शायद ना, अभी वो याद नहीं आ रहा, 3 में भी है 4 में भी है, तो ये उसका टॉपिक है। तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए कि अगर सी आउट ए लिखा हुआ है और ये पॉइंटर वेरिएबल है तो इट ऑलवेज प्रिंट द एड्रेस, सही है, इट ऑलवेज प्रिंट देयर ओन एड्रेस, और it always print the value by moving towards the variable, the address that has been saved in it, and it prints the value. इस तरह से ये इसको print कर रहा है। So if this concept is clear, then I'm moving towards the further slide. अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है, सही ना। अब मैं इस एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ टूवर्ड्स माई कंपाइलर, सही ना, कंपाइलर में इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्पेसिंग ख़त्म कर दी ताकि आप लोगों को पूरा कोड ना एक ही इसमें नज़र आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 2 वेरिएबल लिए नॉर्मल टाइप के x एंड y, सही है ना, उनको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइन कर दी 4 और 7। उसके बाद मैंने 2 पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किए, स्टैटिक ptr1, स्टैटिक ptr2, सही ना, दीज आर द 2 पॉइंटर वेरिएबल्स। उसके बाद फिर एक सी आउट की स्टेटमेंट है कि जो बता रही है कि एड्रेस ऑफ x, अब एड्रेस ऑफ x जो है वो मैं डायरेक्टली एड्रेस का x का एड्रेस मालूम कर रहा हूँ, वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। सिमिलरली y का एड्रेस है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। वंस आई हैव प्रिंटेड द एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल x एंड y, देन व्हाट आई हैव डन कि जो ptr वेरिएबल है उसके अंदर मैंने x को एड्रेस असाइन कर दिया, यानी मीन्स के अब ptr1 का जो वेरिएबल है उसके पास x का एड्रेस सेव हो गया एज आ वैल्यू, सही है, और ptr2 के पास y का जो एड्रेस है एज ए वैल्यू वो ptr2 के वेरिएबल में सेव हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि लिखा कि वैल्यू ऑफ x इज़ प्रिंटिंग
बाय स्टैरिक PTR1, सही ना। जब भी आप वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो स्टैरिक लगाएंगे, सही है ना। अब स्टैरिक क्या करेगा कि वो PTR1 का जो वेरिएबल है वो चेक करेगा कि उसके पास एड्रेस ऑफ x है, सही है, और एड्रेस ऑफ x के पास जो वैल्यू है वो 4 है। सो एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट इट इज़ प्रिंटिंग 4 हेयर, 4 प्रिंट कर देगा, और इधर मेरे पास PTR2 में 7 प्रिंट कर देगा। वंस इट इज़ प्रिंटेड दिस वैल्यूज़, what I'm going to do, I'm adding 10 in the PTR1, सही है ना। इसको भी मैं थोड़ा सा ना ड्रॉ कर देता हूँ ताकि फर्दर आपका ना इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको मैं वो ख़त्म कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, सही ना, यानी बेसिक वो था। दोनों को सामने रखते हुए मैं करता हूँ ताकि ना ये चीज़ क्लियर हो। यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरह से बन रहा है कि आपके पास स्टैरिक PTR1 का वेरिएबल है, ये मैं इस तरह से यूँ बनाता हूँ कि ये मीन्स के 2 वे कम्युनिकेशन है, सही ना। तो 1 वे डायरेक्शन नहीं है, 2 वे कम्युनिकेशन है। जिस तरह कॉल बाय वैल्यू के अंदर 1 वे कम्युनिकेशन है, कॉल बाय रेफरेंस में 2 बाय कम्युनिकेशन है, ये भी याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब ये जो PTR1 है इसके पास क्या चीज़ है, इसके पास एड्रेस ऑफ x है, सही है, और फिर एड्रेस ऑफ x के पास क्या चीज़ है, x की वैल्यू है, और x की जो वैल्यू है विच इज़ 4 एट द मोमेंट, इस तरह से, ठीक है। PTR1 स्टैरिक PTR1 लिखेंगे तो ये डायरेक्ट इसके एड्रेस पे जाके यहाँ से वैल्यू को फैच कर देगा। स्टैरिक यहाँ से हटा देंगे तो PTR1 रिप्रेजेंटिंग द एड्रेस ऑफ द x, तो वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो PTR का स्टैरिक PTR1 है उसमें 10 ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो। इट मीन्स के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कह रहा है कि 10 ऐड कर दें, सही है। लेट मी राइट हियर प्लस 10 कर दें। अच्छा, अब जो PTR1 है इट्स अ पॉइंटर वेरिएबल, और पॉइंटर वेरिएबल खुद के पास खुद कोई वैल्यू नहीं होती, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, सही ना। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे अगर 10 ऐड करने का मकसद ये है कि इट विल बी गोइंग टूवर्ड्स एड्रेस ऑफ x, एंड जो यहाँ पे x है आपके पास उसमें वो +10 परफॉर्म कर देगा। +10 परफॉर्म करने का मतलब ये हो गया कि अब x के पास जो वैल्यू है वो 14 हो गई है, यानी जो वैल्यू एक्चुअल जो सेव हुई है वो x के पास सेव हुई है और वैल्यू 14 हो गई है। अब जब वैल्यू 14 हो गई है तो वो वैल्यू जो है वो PTR1 के पास भी 14 ही ट्रीट होगी, सही ना। PTR1 के पास 14 ट्रीट होगी। एड्रेस लोकेशन आपका सेम रहेगा, हमने एड्रेस में किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है, एड्रेस अपनी जगह पे कायम दायम है, सही है। सिमिलरली PTR2 जो है उसके अंदर भी हमने 10 को ऐड कर दिया। इट मीन्स के अब y की वैल्यू जो है वो 17 हो गई है, सही है। और उसके बाद अब नेक्स्ट में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ x को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब वैल्यू ऑफ x जो होगी वो अप टू डेट प्रिंट करेगा, विच मीन्स के 14 यहाँ पे आउटपुट आएगा, y का 17 आउटपुट आएगा। लेट मी शो द आउटपुट एंड यू कैन सी इट। ये देखें, ये सबसे पहले जो मेरा सी आउट था एड्रेस ऑफ x, यानी x का जो एक्चुअल एड्रेस है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, और y का जो एड्रेस है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो मेरा सी आउट आ रहा है वैल्यू ऑफ x, सही है ना, वैल्यू ऑफ विच इज़ इक्वल टू 4। हमने PTR के पॉइंटर से वैल्यू इनडायरेक्टली एक्सेसिंग है ये वैल्यू के, मैंने स्टैरिक PTR1 लिखा है तो उसने 4 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, y को 7 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने एडिशन परफॉर्म किया टुवर्ड्स द पॉइंटर वेरिएबल, और जब एडिशन परफॉर्म हो गया तो हमने डायरेक्टली जब x को प्रिंट किया तो x ने 14 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, y ने 17 प्रिंट कर दिया। इज दैट क्लियर दिस पर्टिकुलर कोड? यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा, ठीक है। इसकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये टॉपिक जितनी जल्दी समझ में भी आता है ना उतनी जल्दी बंदा भूल भी जाता है। और फिर वही है कि इसमें जो मेरे क्वेश्चंस बनेंगे वो MCQs या ट्रू एंड फॉल्स टाइप ही होंगे, तो यू मस्ट रिमेंबर इट के इसके अंदर कौन सा डेटा जो है वो सेव हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट टू कंटिन्यू. नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑपरेटर एंड द स्टैटिक ऑपरेटर. सही ना. एंड इज़ फॉर एड्रेस ऑपरेटर, स्टैटिक इज़ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर. इसको डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं कि इनडायरेक्टली एक्सेसिंग द वैल्यू. सही ना. पॉइंटर जो है बेसिकली इज़ मोर रेलिवेंट टुवर्ड्स द कॉल बाय रेफरेंस फंक्शंस या कॉल बाय रेफरेंस वेरिएबल्स. सही ना. इन्हीं इनडायरेक्टली डेटा को जो एक्सेस ये कर रहा है. फिर पॉइंटर का इस्तेमाल जो है ना तकरीबन हम फंक्शंस में भी करेंगे, इसका इस्तेमाल एरे के अंदर भी है, और इसका इस्तेमाल जितने भी हम लोग आगे फर्दर चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें इस्तेमाल होगा. इसका एक यूजेज जो है पॉइंटर वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं उसका मैं कुछ इस तरह से बता सकता हूँ कि लेट सपोज कि आपकी ईमेल है, सही जीमेल का एक एड्रेस है. सही ना. जीमेल के अंदर आपके पास बेतहाशा ईमेल्स होती हैं. सही ना. उसमें से लेट सपोज आपने एक ईमेल जो है वो डिलीट कर दी. सही ना. जब आपने डिलीट कर दी इट रिमूव फ्रॉम योर इनबॉक्स. सही है. और जब आप लेट सपोज के एनीवेयर इन द वर्ल्ड कहीं पे भी आप जाएं, वहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ से भी वो ईमेल जो होगी जब आप लॉगिन करेंगे आपकी उसमें ऑप्शन में नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो डिलीट हो गई है. अब आप देखें कि आपने अपनी लोकेशन चेंज की. सही है. तो उससे क्या हुआ कि वो डेटा बैक एंड पे एक ही डेटा है. सही ना. बैक एंड पे एक डेटा है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं. तो अगर आपने एक लोकेशन से आपने उसमें मॉडिफिकेशन की तो दूसरी लोकेशन पे भी वो आपको मॉडिफाइड फॉर्म में ही नज़र आएगा. सही ना. सो मींस के बैक एंड पे एक डेटा है जिसको डिफरेंट वेरिएबल के थ्रू या डिफरेंट इंटरफेस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं. यानी मींस के जो जीमेल है उसको आप आउटलुक के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं, या इवन कि अगर आप याहू बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो याहू के अंदर आप कोई और ईमेल की एक्सेसिंग अवेलेबल है. सही ना. यानी इट्स जस्ट वन एग्जांपल. या अगर आप मैं गूगल ड्राइव की बात कर रहा हूँ तो गूगल ड्राइव या वन बॉक्स ड्राइव जो है वो आपके मोबाइल में भी सेव है, उसकी एप्लीकेशन वो आपके डेस्कटॉप पे भी सेव है. तो अगर आपने गूगल ड्राइव में से कोई डेटा मॉडिफाई किया या डिलीट किया तो वो वही मॉडिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे भी नज़र आएगी. सो बाय दिस वे द पॉइंटर वेरिएबल हैज़ बीन वर्किंग. सही ना. फिर एक और इसका वर्क कुछ इस तरह से है पॉइंटर वेरिएबल का कि जब आप यूज़र से इनपुट लेते हैं अपने सिस्टम में नोट पैड पे. सही है ना. यहाँ पे लेट मी ओपन अ नोट पैड ए. सही है ना. अब ए जो मैंने इस नोट पैड में इनपुट दिया. सही है. ये बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर है. अनटिल और अनलेस कि मैं फाइल और सेव पे क्लिक करूं तो ये मुझसे अब ये सेकेंडरी स्टोरेज का पूछ रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज यानी जो आपकी परमानेंट हार्ड डिस्क है उसको किस लोकेशन पे सेव करें, और उसका भी एक अपना एड्रेस एग्जिस्ट करता है कि ए मेरा इस सेकेंडरी स्टोरेज में इस पार्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे सेव हो रहा है. ठीक है. अब मेरी वैल्यू एक है जो कि रैम में भी है और सेकेंडरी स्टोरेज में भी है, लेकिन उसको मैं एक जगह से एक्सेस कर रहा हूँ. तो वो जो एक जगह से एक्सेस कर रहा हूँ वो बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल है. पॉइंटर वेरिएबल जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से डेटा को फैच करके सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ डाल रहा है. डेट्स कॉल्ड द राइटिंग. यानी जब आप आपने देखा होगा कि रीड ओनली डॉक्यूमेंट एक होता है, राइट ओनली डॉक्यूमेंट, या रीड एंड राइट बोथ होता है मोस्ट ऑफली. यानी ये जो नोट पैड है कि रीड एंड राइट दोनों है. सही है ना. यानी इसके थ्रू मैं रीड भी कर सकता हूँ, मैं राइट भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो डेटा है वो एक ही है. सो जो एक डेटा जो मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल या पॉइंटर फंक्शन के थ्रू, या जो भी आपने इसके कोडिंग की है इसके थ्रू हो रहा है ओवरऑल. यानी ये पॉइंटर के थ्रू ये डेटा मेरे पास विजिबल है. ये एक प्रोग्राम है जो कि फंक्शन के थ्रू क्रिएटेड है. सही है. फंक्शन के थ्रू क्रिएट हुआ है. स्वैपिंग का प्रोग्राम हमने ऑलरेडी कॉल बाय वैल्यू के थ्रू और कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू बनाया था. सही ना. अब ये प्रोग्राम जो है मैं पॉइंटर फंक्शन के थ्रू बना रहा हूँ. सही ना. अगर इसको पॉइंटर फंक्शन के थ्रू अगर आपने बनाना है तो आप ये देखें कि व्हेन यू आर गोइंग टू डिफाइन द फंक्शन प्रोटोटाइप यू मस्ट डिक्लेयर हेयर द पॉइंटर वेरिएबल्स. आपको यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे. वंस यू हैव डिक्लेयर्ड दिस वन in the main program you are going to declare 2 variables. सही है. 2 वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और वो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं. अगर आप उसको आउटपुट की फॉर्म में देखेंगे तो लेट सपोज के ए का आउटपुट डेफिनेटली 5 ही आ जाएगा और बी का आउटपुट यहाँ पे 6 आ जाएगा. सही ना. 6 आ गया. उसके बाद फिर आपने क्या किया कि आपने
एड्रेस लोकेशंस असाइन कर दी है टूवर्ड्स द पॉइंटर वेरिएबल, यानी मींस के अभी राइट नाउ इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि अपना ही एड्रेस जो है वो वेरिएबल को एज ए वैल्यू के तौर पे भी दे दिया, यानी एड्रेस ऑफ ए का वेरिएबल जहाँ पे क्रिएटेड है उसका एड्रेस आपने पॉइंटर वेरिएबल को यहाँ पे असाइन कर दिया। सिमिलरली जो बी का एड्रेस है वो बी पॉइंटर को आपने असाइन कर दिया, इस तरह से असाइंड हो गए। नेक्स्ट थिंग आपने क्या किया कि स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। स्वैपिंग के अंदर आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल होगा जिसमें आपने वैल्यू को होल्ड करवाना है। अब आपके पास जो यहाँ पे वेरिएबल या वैल्यू की एक्सेसिंग है वो इनडायरेक्टली है, तो आपको पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो पॉइंटर वेरिएबल आपने स्टैटिक ए का मतलब है कि आप 5 को एक्सेस कर रहे हो, आपने 5 को एक टेम्परेरी वेरिएबल में मूव ऑन कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक बी जो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, स्टैटिक बी के पास 6 की वैल्यू सेव है, तो 6 की वैल्यू को आपने ए में मूव ऑन कर दिया। अब ए के पास जो था पहले 5 था जो कि ख़त्म होकर 6 हो गया। टेम्परेरी वेरिएबल के पास यहाँ पे 5 था जो कि बी के पास 6 आ गया। तो इस तरह से क्या होगा कि जो स्वैपिंग का फंक्शन है, सही ना, उसके अंदर अब वैल्यू जो है ए की 5 हो चुकी है, बी की 6 ए की 6 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई, सही है। प्रोग्राम वापस जब नीचे आएगा, अब यहाँ पे अब ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो आप ये देखें कि चूँकि ये पॉइंटर फंक्शन था तो उसने ए की एक्चुअल वैल्यू को अपडेट कर दिया, ए की एक्चुअल वैल्यू को अपडेट कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब ए के पास सो ऑन थ्रू आउट द प्रोग्राम 6 है और बी के पास 5 है, सही है ना। तो इस तरह से ये पॉइंटर के थ्रू वैल्यूज़ जो हैं वो अपडेट हो गई हैं। तो इस पार्टिकुलर प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कॉल बाय रेफरेंस वाला ही आया है। इज़ इट क्लियर? Yes, sir, it's clear. ओके, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स एक इसकी एक एप्लीकेशन जो कि थोड़ी सी यूनिक होगी पॉइंटर को समझने में कि मैंने जब फंक्शंस आपको पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि आपको डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम में टू फाइंडिंग अ वैल्यू, सही है। तो लेट्स सपोज कि ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि टेम्परेचर का एक फ़ंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ और एक पल्स रेट का फंक्शन मैंने क्रिएट किया, ठीक है। तो अगर मुझे एक नॉर्मल वे में फंक्शन के थ्रू ये काम करवाना है तो मुझे 2 फंक्शंस क्रिएट करने पड़ने थे। एक फंक्शन का नाम मैं टेम्परेचर रखता, एक फंक्शन का नाम मैं पल्स रेट रखता, सही है। 2 अलग अलग फंक्शन से काम होना था। लेकिन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स आई एम गेटिंग द आंसर विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ सिंगल फंक्शन। एक ही फंक्शन मैंने इसमें क्रिएट किया। अब चूंकि ये वो उसको पल्स रेट को भी फाइंडिंग कर रहा है और ये टेम्परेचर को भी फाइंड कर रहा है, तो इसका नाम मैंने मेडिकल रख दिया कि ये क्योंकि किसी एक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो मैं अपने फंक्शन का नाम यहाँ पे टेम्परेचर या पल्स रेट के नाम से क्रिएट करता। अब चूँकि दोनों चीज़ें सिंगल फंक्शन से परफॉर्म हो रही हैं तो इस वजह से मैंने इसका नाम मेडिकल रख दिया। एक मैंने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया विच कॉल्ड द नेम रीडिंग का एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं अब जब मैं इंट मेन से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज़ एंटर द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट, यानी आपने टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में इनपुट देना है, सही है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं इनपुट लूँगा पॉइंटर फंक्शंस के अंदर तो ये देखें कि मैंने सी इन की कमांड यूज़ ही नहीं की। मैंने डायरेक्ट क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये कि मेरे पास जो एक टेम्प वेरिएबल था, यहाँ पे टेम्प का मतलब होगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का जो एड्रेस था वो मैंने रीडिंग के वेरिएबल को यहाँ पे असाइन कर दिया। इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा डेव में, पहले इसको यहाँ पे समझ लें। तो इट मीन्स के अभी क्या हुआ कि इस पार्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर राइट नाउ इस पार्टिकुलर पॉइंट पे स्टैटिक रीडिंग के नाम से एक वेरिएबल है, इसको मैंने असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ टेम्प, यानी टेम्परेचर का एड्रेस जो है वो रीडिंग को असाइन कर दिया। जब भी ये चीज़ असाइन हो
तो इसका मतलब यही होता है कि आगे जाके जो टेम्परेचर का वेरिएबल होगा ये उसको एक्सेस करेगा। इस तरह से ये मैंने एक अपना एक कम्युनिकेशन जो सिस्टम था वो मैंने डेवलप कर लिया। यानी रीडिंग का वेरिएबल है, उसके पास एड्रेस वो टेम्परेचर वेरिएबल का एड्रेस इसके पास सेव है, और उसके थ्रू हम लोग टेम्परेचर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट आउट कर लेंगे। तो राइट नाउ जस्ट सीइंग दिस पर्टिकुलर लाइन इट गोज़ टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट किया विच इज़ टी, और इसके अंदर मैंने इनपुट लिया। यानी मीन्स कि आपका जो इनपुट है वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इनपुट ले रहा है, बजाय इसके कि मेन के अंदर वो इनपुट लेता। सही ना। वंस आई हैव टेकन द इनपुट, मैंने क्या किया कि उस वेरिएबल को, उस वेरिएबल का जो वैल्यू थी वो मैंने रीडिंग के वेरिएबल को असाइन कर दी। ठीक है, यानी जब भी स्टैरिक करके वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो वैल्यू प्रिंट करता है। स्टैरिक हटा देंगे, इट ऑलवेज होल्ड द एड्रेस लोकेशन। सो यू नो, मेक श्योर यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सो लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया इज इक्वल्स टू 100। सही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने रीडिंग को 100 का टेम्परेचर असाइन कर दिया। मैं रीडिंग के वेरिएबल को कहीं से भी मेन से एक्सेस करूं या फंक्शन से एक्सेस करूं, इट ऑलवेज गिव मी द 100। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, सी आउट रीडिंग। अब रीडिंग इज़, रीडिंग लिखा मैंने। अब रीडिंग लिखने का मकसद ये है कि रीडिंग का जो वेरिएबल है, ये जो पॉइंटर का वेरिएबल है, ये एड्रेस लोकेशन को प्रिंट कर रहा है। सही है ना। एड्रेस की कौन सी लोकेशन, जो टेम्प का एड्रेस है। यानी मीन्स के ये टेम्प का जो एड्रेस है वो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में प्रिंट कर रहा है, डेट्स इट। सही ना। इसने प्रिंट किया, वापस यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ कि टेम्प इज़ टेम्प। टेम्प मेरे पास एक नॉर्मल वेरिएबल था जो कि मुझे यहाँ पे 100 स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। सही है ना। 100 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे 100? क्योंकि एक नॉर्मल वेरिएबल टी की जो वैल्यू थी मैंने पॉइंटर फंक्शन को असाइन कर दी, और ये वैल्यू जो है यहाँ इस वेरिएबल में खुद ब खुद सेव हो गई विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑफ टेम्प वेरिएबल। ठीक है। तो ये 100 मेरे पास प्रिंट कर देगा। सिंपल सी डिसीजन है, वो आपको बता देगा कि फीवर आपके पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये काम परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द एंटर द पल्स रेट। सही ना। ये पल्स रेट जब एंटर करने की बात आई तो मैंने अब क्या किया कि जो मेरे पास वेरिएबल था पल्स रेट का, उसका एड्रेस असाइन कर दिया टुवर्ड्स द रीडिंग। सही ना। पल्स रेट का जो एड्रेस है असाइन कर दिया टुवर्ड्स द रीडिंग। नाउ दिस कनेक्शन हैज़ बीन ब्रोकन। यानी ये जो कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हुआ था रीडिंग वेरिएबल का टाइम वेरिएबल के साथ, ये ख़त्म हो जाएगा। अब जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा वो इस वेरिएबल के साथ होगा। मैं इसको अलग से कर देता हूँ, इसको अच्छा पहले वो लिख देता हूँ। पल्स रेट के एड्रेस के साथ कनेक्ट कर गया। इट मीन्स कि ये पीआर के साथ कनेक्ट कर दिया, जो नॉर्मल वेरिएबल था हमारे साथ उसके साथ कनेक्ट कर गया। जब भी फंक्शन कॉल होगा, अब इस पॉइंटर का कनेक्शन जो है वो इसके साथ एस्टैब्लिश हो गया। सो इट मीन्स के कनेक्शन हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन दिस वे। पॉइंटर वेरिएबल हमारे पास एक ही है, अब उसका कनेक्शन इसके साथ कनेक्ट कर गया। इसके साथ जब कनेक्ट कर गया तो इट मीन्स के अब आप टी के अंदर जो इनपुट लेंगे, सही ना, टी के अंदर इनपुट देंगे और वो टी की जो वैल्यू है वो रीडिंग को असाइन हो जाएगी। इट मीन्स कि इस पेंट में यहीं पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट सपोज 75 की वैल्यू जो है वो पीआर को भी असाइन हो जाएगी। जो रीडिंग को आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं 75, वो पीआर के पास भी चली गई। अब जब आप यहाँ पे रीडिंग को दोबारा से ये फंक्शन डेफिनेशन में प्रिंट करेगा, इसका मतलब है कि वो पल्स रेट का जो एड्रेस है वो प्रिंट करेगा। अब आपके पास वो जो टेम्परेचर का वेरिएबल था उसका एड्रेस प्रिंट नहीं होगा। अब आपके पास जो पल्स रेट का वेरिएबल का एड्रेस है वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। Once it is printed, it goes back here
एंड नाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट पी आर, सही ना। यहाँ पे पी आर जो 75 है वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, सिंपल जो उसका कंडीशन जो करेक्ट होगी वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। सो लाइक दिस वे यू कैन सी यूजिंग अ सिंगल फंक्शन फॉर 2 डिफरेंट थिंग्स, यानी हमने यहाँ पे 2 डिफरेंट पैरामीटर्स को आउटपुट जो है हमने एक सिंगल फंक्शन के थ्रू हासिल कर लिया। इस प्रोग्राम को भी मैं रन एंड एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। साइड बाय साइड लेके चलता हूँ। देखें, एंटर फीवर ऑफ पेशेंट इन फ़ारेनहाइट, सही है ना। इसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया तो इसका जो टेम्प वेरिएबल है इसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया विद द पॉइंटर वेरिएबल रीडिंग, और ये जो इनपुट मुझसे मांग रहा है ये मैं टी के वेरिएबल में दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे 100 लिखा तो इट विल बी सेव इनटू द टी वेरिएबल, टी वेरिएबल में ये सेव हो गया, और ये जो 100 की वैल्यू थी रीडिंग को असाइन हो गई। रीडिंग को असाइन होने का मतलब ये है कि टाइम के पास 100 की वैल्यू चली गई, सही ना, 100 की चली चाहिए, लेकिन उससे पहले कि वो ऊपर 100 के पास जाए मेरे पास सी आउट का स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है रीडिंग इज़। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो टेम्प का वेरिएबल है उसका एड्रेस प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस प्रिंट करवा लिया। यहाँ पे अगर मैं टी लिखूँगा तो वो मुझे 100 ही दे देगा, तो मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया टी को। अब उसके बाद मेरा प्रोग्राम वापस ऊपर चला गया, इस फंक्शन के पास आया यहाँ पे, सही है। सी आउट टेम्प इज़ 100 उसने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया जो मैंने यूज़र से इनपुट लिया था। इफ़ एल्स की कंडीशन चली और उसने मुझे आउटपुट बता दिया कि फीवर हैज़ फीवर, ठीक है, ये कहानी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट इज़ एंटर द पल्स रेट। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 65, सही है, मैंने 65 दिया तो, लेकिन ये जो देखें ये इसने कनेक्शन जो है ये, क्योंकि पीआर का मैंने वेरिएबल का अब इसके साथ रीडिंग के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, सही है। तो ये जो अगेन ये टी के अंदर ही इनपुट ले रहा है, अगेन टी के अंदर से इनपुट लिया, एंटर मैंने प्रेस किया तो उसने यहाँ पे रीडिंग का पहले एड्रेस प्रिंट करवाया, यानी अब देखें ये एड्रेस और ये एड्रेस दोनों डिफरेंट हैं। इसका मतलब है कि पहला एड्रेस जो है टेम्परेचर का वेरिएबल जो आपने क्रिएट किया ये उसका एड्रेस है, ये पल्स रेट का एड्रेस है, सही है ना। सो उसके बाद प्रोग्राम वापस जो यहाँ पे सी आउट पल्स रेट इज़ 65 जो आपने यूज़र से इनपुट लिया था, इफ़ एल्स की कंडीशन के बाद उसने जो भी कंडीशन जो ट्रू हुई वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर दी। सो इज़ इट क्लियर कि इसमें हुआ क्या? आज आपका ना दिमाग सारा ना घूम जाएगा थोड़ा सा। सर, हाँ, आप ये समझा सकते हैं कि एड्रेस कैसे आया? देखें ये इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में, सही है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, अगर स्टैरिक के बगैर हम सी आउट करवाएंगे पॉइंटर वेरिएबल को तो वो एड्रेस देगा, हाँ, सही एंड है, अगर हम स्टैरिक के साथ प्रिंट करवाएंगे तो सर वो उसकी वैल्यू देगा। वैल्यू देगा, इज ठीक है, दैट यस यस ठीक है सर? करेक्ट, या सही सर। ठीक है। यानी मीन्स के थोड़ा सा दोबारा से यहाँ पे, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि स्टैरिक रीडिंग, ये मेरा एक पॉइंटर वेरिएबल था और मेरे पास 2 वेरिएबल थे, एक था टेम्प और एक था पीआर। रीडिंग का वेरिएबल जब आप स्टैरिक के साथ लिखते हैं तो वो क्या करता है कि उसकी एक एड्रेस वैल्यू पे जाता है,
मेरे इस पर राइटिंग सही हो नहीं रही, चलें खैर मैं इसमें से लिखता हूँ। एड्रेस चेंज कर देता हूँ। और ये वैल्यू। और अगर आप सिर्फ रीडिंग लिखते हैं तो इट इज़ डोनेटिंग के इस तरह से। सही है, ये बात समझ में आ गई कि आपने अगर सिर्फ रीडिंग लिखा तो उसके पास जो एड्रेस है उसको आपको शो कर देगा, ठीक है। स्टैरिक रीड करके रीडिंग लिखा है तो एड्रेस पे जाके और जो वैल्यू होगी उसको आपको स्क्रीन पे शो रिप्रेजेंट कर देगा। इज इट क्लियर? जी सर, अब क्लियर है। सही है। अच्छा, इस प्रोग्राम में हुआ क्या, ये जो आपको प्रोग्राम मैंने दिखाया था कि let me copy the just important statements, no? यहाँ पे जो ये दैट्स कॉल्ड द फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन को ये 2 दफ़ा मैंने कॉल किया, सही है, विद डिफरेंट पैरामीटर्स। और आखिर में फिर जो फंक्शन डेफिनेशन होती है वो सेम टू सेम एज इट इज़ होती है जैसे फंक्शन प्रोटोटाइप जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। जो फंक्शन है उसमें पॉइंटर वेरिएबल है, सही है, और जो डेफिनेशंस हैं इट गिविंग द वैल्यू, सही ना, वैल्यू पास ऑन करती हैं वॉट एवर द वैल्यू दे हैव, सही ना। सो ये देखेंगे अगर ये पॉइंटर वेरिएबल है, सही ना, पॉइंटर वेरिएबल्स ऑलवेज रिसीव द एड्रेस लोकेशन, सही ना। अगर आपने जो रिलेशनशिप बनाना है तो उसके लिए आपको हमेशा यहाँ पे एड्रेस की वैल्यू ही देनी है, सही है ना, एड्रेस देंगे। तो शुरू में रीडिंग जो है एक वेरिएबल है, अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है, इसके पास किसी भी किस्म की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, सही ना, कोई वैल्यू नहीं है सवाए इसके कि अपना एड्रेस और एक नाम वेरिएबल होने के, सही ना। उसके बाद आपने क्या किया कि टेम्प का वेरिएबल आपने सबसे पहले रीडिंग को असाइन किया, सही ना। सो उससे ये हुआ कि जब भी एक टेम्प का वेरिएबल आपने एक पॉइंटर इसको असाइन कर दिया तो ये अब कुछ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टैरिक रीडिंग इज़, चलिए डबल इक्वल लगा लेता हूँ, इज़ इक्वल्स टू स्टैरिक ऑफ सॉरी एड्रेस ऑफ टेम्प टेम्प। इस तरह से, सही ना, एक ये रिलेशनशिप बन गया। आपने जो मेन हमारी ये मेन प्रोग्राम है इसके अंदर आपने INT टेम्प जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है, PR भी लिख देता हूँ कि जी ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप इस तरह से इस्टेब्लिश हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्प का वेरिएबल जो है वो आप वैल्यू जो है वो इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रही है, सही है। आपने फंक्शन डेफिनेशन में क्या किया कि t एक वेरिएबल लिया, सही है, उसको लेट सपोज कि आपने 100 असाइन कर दिया। अब t जो है t एक सेपरेट वेरिएबल है, t का इस पर्टिकुलर रिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया कि स्टैरिक रीडिंग लिया
और उसको आपने टी की वैल्यू असाइन कर दी। सो इट मीन्स के रीडिंग का वेरिएबल है, आपने यहाँ पे 100 देने की कोशिश की, सही है ना। इनिशियली आपके पास इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, टेम्प के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। जब आपने 100 की वैल्यूज़ को असाइन करने की कोशिश की तो उसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्प की जो मेमोरी के अंदर लोकेशन है, सही ना, मेमोरी लोकेशन भी ड्रॉ कर देता हूँ। समझ लेंगे हर साइज़ जो है ना ये 4 बाइट का है, सही ना। मैं डायरेक्ट 4 बाइट पे चल रहा हूँ कि ये साइज़ जो है ना 4 बाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक आपका वेरिएबल है रीडिंग का, एक वेरिएबल है आपका टाइम का, और एक आपका है पीआर का। और इसकी कोई एक एड्रेस वैल्यू है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे 1 2 ले ले, स्पेस कम है, नहीं पढ़ा देता हूँ ना। 1 2 3 या 1 2 A, 1 2 B, 1 2 C, 1 2 D। हालांकि ऐसे होगी नहीं, क्योंकि अगर ये 4 बाइट में ले रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि ये चारों, ये जो A2 12A 12B 12C 12D जो है ये एक वेरिएबल का एड्रेस होंगे, सही ना। जो मेरा नेक्स्ट एड्रेस शुरू होगा वो एक्चुअल में 1 2 E से शुरू होगा, सही है ना, ये याद रखिएगा। बल्कि मैं कर ही देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा है, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। ये ई से शुरू होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद जो 4 बिट्स के बाद जो आएगा 1 2 ई के बाद क्या आएगा 1 2 एफ, फिर 1 2 एफ के बाद आएगा 1 2 0 1 2 1, हाँ 1 2 1। तो यहाँ पे 1 2 1 की लोकेशन आएगी, फिर यहाँ पे 5 आएगा, सही है ना। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेंगे। नहीं, मीन्स के 4 4 की स्पेसिंग के बाद वैल्यू जो होंगी वो एड्रेस लोकेशन आएगा। तो जब आपने रीडिंग का एक वेरिएबल क्रिएट किया, टाइम का वेरिएबल किया, पी का वेरिएबल क्रिएट किया, उस तरह से क्रिएट होगा। जी सर 4 4 का स्पेस समझ आ गया। अब अगर फिर ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, ई 14 को करता है, तो वो बढ़ रहा है नहीं और फिर कम हो रहा है। वो मीन्स एक मिनट रुकें, इसको मैं वो कर देता हूँ, 31 होगा ना। अच्छा अच्छा, सही सही। इस तरह से सही है, समझ में आ गया। जी जी, अब अच्छा, आ गया। और उसके बाद फिर मैंने इस तरह से एक वेरिएबल और क्रिएट किया था विच इज़ टी। तो इसका मतलब है मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल टी भी होगा, इस तरह से, ठीक है। तो जितने आप वेरिएबल क्रिएट करते जाएंगे उतने वेरिएबल की स्पेसिंग जो है ना मेमोरी के अंदर बनती चली जाएगी। ये वेरिएबल जो रीडिंग, टाइम, पी आर टी, ये एक वर्चुअल वेरिएबल्स हैं, सही ना। ये इसकी रियली एग्जिस्टेंस नहीं है, सही है ना। इनकी वैल्यू की डेफिनेटली एग्जिस्टेंस होगी जो कि मेमोरी के अंदर सेव हो रही है। और ये हार्डवेयर एड्रेस है जो कि बिल्ट इन एड्रेस है, फिक्स एड्रेस है, और ये अपनी जगह पे इस पॉइंट पे रहेगा। ये वेरिएबल्स आगे पीछे हो सकते हैं, एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अच्छा, अब जब आपने स्टैटिक रीडिंग का वेरिएबल क्रिएट किया, सही है ना, और उस वक्त तक तो इस तरह से ये क्रिएशन हो गई। जैसे ही आपने टाइम का वेरिएबल क्रिएट किया, पीआर का वेरिएबल क्रिएट किया, ये मेमोरी में क्रिएट हो गया। जब आपने लिखा कि एड्रेस ऑफ टेम्प रीडिंग को असाइन कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीडिंग का वेरिएबल है इसके अंदर जो ये वैल्यू होल्ड कर रहा है वो टेम्प वेरिएबल का एड्रेस करेगा। ये इसका मतलब है 12E इसके अंदर सेव हो गया, सही है। यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ, इस तरह से 12E जो है वो एज ए वैल्यू के तौर पे सेव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने t को 100 की वैल्यू असाइन की। इसका मतलब है कि t का जो एक नॉर्मल वेरिएबल है इसके अंदर आपके पास 100 आ गया, 100 सेव हो गया।
नेक्स्ट स्टेप में आपने किया कि टी की वैल्यू को रीडिंग को असाइन किया, सही है, रीडिंग को असाइन किया। अब टी रीडिंग को कैसे एक्सेस कर रहा है, वो इस तरह से एक्सेस कर रहा है कि आपने ये जो वेरिएबल है रीडिंग का, ये इसके पास एड्रेस मौजूद है टेम का, सही ना, ये रीडिंग है, इसके पास ये एड्रेस है टेम का, जो ये हम लोग इस तरह से इसको एक्सेस कर रहे हैं। इस तरह से, सही है ना। तो 100 गया इस रीडिंग के पास, इसके पास वैल्यू जो थी वो 12E की सेफ थी, सही है ना। स्टैरिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने उसकी वैल्यू तक पहुंचना है, यानी मीन्स कि 12E की एक्चुअल लोकेशन को तलाश करेगा मेमोरी में, उसको यहाँ पे 12E की लोकेशन मिल जाएगी। जब 12E की लोकेशन मिल गई तो यहाँ पे उसने 100 को मूव कर दिया। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर उसने वही कि इफ एल्स के थ्रू जो भी इसने आंसर देना था अपना इसने आंसर क्रिएट दे दिया। उसके बाद फिर हमारा फंक्शन जब मूव ऑन हुआ टुवर्ड्स द सेकंड जहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो लिंक जो इस्टेब्लिश हुआ था या वैल्यू पास ऑन हुई थी वो ख़त्म हो जाएंगी, और अब पी आर की वैल्यू जो है वो पास ऑन होगी टुवर्ड्स द रीडिंग वेरिएबल। इट मीन्स के जो पी आर का एड्रेस है 131, सही ना, पी आर का एड्रेस है 131, वो रीडिंग को असाइन हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से जो रीडिंग वेरिएबल के पास जो वैल्यू सेव थी 12E वो ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे नई वैल्यू जो होगी वो ओवरराइड हो जाएगी विच इज़ 131, सही है, इस तरह से। अब चूंकि 131 लुक लाइक वैल्यू, तो इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस वजह से शुरू में x लगा देते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहे कि दिस इज़ अ एड्रेस वैल्यू, ठीक है ना। सो मेक श्योर दिस इज़ अ एड्रेस वैल्यू। सो नाउ द रीडिंग हैज़ द न्यू एड्रेस लोकेशन विच इज़ 121। उसके बाद फिर अगेन टी को आप कोई वैल्यू असाइन करेंगे। अब जिस टाइम आपने टी को असाइन कर दिया, लेट सपोज 76, तो अब टी के पास ये 100 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे 76 सेफ हो जाएगा इसी लोकेशन पे, ठीक है। अच्छा, वंस इट इज़ अपडेटेड द वैल्यू ऑफ टी 76, तो अब ये टी रीडिंग को असाइन कर देंगे, सही ना, वैल्यू टी को असाइन हो जाएगी। तो ये अगेन रीडिंग के पास जाएगा, यहाँ पे देखेगा एड्रेस लोकेशन है 131 की है, 131 ये वाली लोकेशन है, तो यहाँ पे वो 76 को मूव ऑन कर देगा। तो इस तरह से पी आर के वेरिएबल के पास 76 चला गया, टेम के वेरिएबल के पास अगेन हमारे पास 100 की वैल्यू जो है वो सेफ रहेगी, सही है। और सिर्फ जो वैल्यूज़ अपडेट हुई, आप ये देखें कि एक टी वेरिएबल के अंदर वैल्यू अपडेट हुई और जो रीडिंग का वेरिएबल था उसमें एड्रेस की लोकेशन अपडेट हुई। तो इस तरह से हुआ ये कि हमारे पास जो नॉर्मल वेरिएबल है उसके अंदर हमारी वैल्यू हमेशा सेफ रहेगी, सिर्फ जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है उसका एड्रेस चेंज हो गया, और जो एक हमने एक टेम्प्रेरी तौर पे टी के अंदर वैल्यू ली थी वो चेंज हो गई, सही ना। तो इस तरह से अभी हमने सिर्फ 2 पैरामीटर की बात की है, इस तरह से हम थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर जो हैं या थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस जो हैं वो कॉल कर सकते हैं जस्ट यूजिंग अ सिंगल फंक्शन। ये चीज़ समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट है पॉइंटर एरे। इसकी भी मैं एग्जांपल कुछ इस तरह से देता हूँ। int a इज इक्वल्स टू 3, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ मैं 1 2 3। जब मुझे तीनों वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मुझे लूप लेना पड़ेगा 0 से लेके <3 तक का, ठीक है।
लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ सी आउट ए, मैंने सी आउट ए लिखा और कंपाइल किया, नो एरर नो एनी वार्निंग, रन किया। तो अब ये देखिए उसने मुझे एक एड्रेस प्रिंट करा दिया। तो एड्रेस क्या है बेसिकली, अगर आप इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर एरे अगर आप विदाउट ब्रैकेट्स लिखते हैं तो वो क्या करेगा कि आपको एड्रेस की जो पहली एड्रेस की लोकेशन होगी वो प्रिंट कर देगा, यानी जहाँ पे 1 सेव है उसकी लोकेशन जो है वो प्रिंट हो गई, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सारी लोकेशंस प्रिंट हों, सही है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लूप लेना पड़ेगा, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। सी आउट में भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो क्या करेगा कि फर्स्ट लोकेशन का ही एड्रेस जो है वो बार बार प्रिंट करेगा। तो अब मुझे यहाँ पे ये i लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं साइज़ ऑफ i लिखता हूँ तो इसका मतलब है ये वैल्यू प्रिंट करेगा। मुझे अगर एड्रेस प्रिंट कराने हैं तो मैं एंड का साइन शुरू में लगा दूंगा। तो इन सब के जितनी भी मेरी 3 लोकेशंस हैं इनके एड्रेसेस प्रिंट करेगा। अगर आप इनके एड्रेसेस भी देखेंगे तो उसमें 4 की स्पेसिंग आपके पास आ रही होगी, ये देखें 40, 44, 48, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है, सही ना। तो 40 से लेके 43 तक का साइज़ A के पास है, 44 से लेके 47 तक का साइज़ जो है वो 2 के पास है, 48 से लेके और 4A तक का साइज़ जो है वो C के पास, वो 3 के पास होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपने एड्रेस की लोकेशन जो है वो प्रिंट कर ली। इस पार्टिकुलर स्लाइड के अंदर अगर आप देखें कि वही एक नम का वेरिएबल है, सही, वो सॉरी नम, हाँ नम, एरे ऑफ नम है, उसमें 5 वैल्यूज़ मेरे पास सेव हैं। यहाँ पे मैं पॉइंटर के थ्रू वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहा हूँ, यानी मीन्स के पॉइंटर को यूज़ करते हुए वैल्यू जो है प्रिंट हो रही है। वो कैसे प्रिंट हो रही है ज़रा इस कोड को भी देख लें, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फंक्शन मेरा यूज़ नहीं हो रहा, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, नम का मतलब क्या है कि एरे, और फिर अगर सिर्फ मैं नम प्रिंट करा रहा था वो एक्चुअल सिर्फ एड्रेस प्रिंट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है ये विद दी हेल्प ऑफ एड्रेसेस प्रिंट हो रही है, सही है। यानी मीन्स के आज तक कभी मैंने ये नहीं किया था कि नम के अंदर कोई एडिशन किया हो, सही ना, हमेशा जो भी एडिशन किया है नम एरे के बाहर होता था। यहाँ पे जो एडिशन परफॉर्म हो रहा है ये बेसिकली आपके एड्रेस में एडिशन परफॉर्म कर रहा है, सही ना। इसका भी मैं साथ के साथ एक वो ये बना देता हूँ, एक चार्ट पेंट के ऊपर, ताकि ना ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। Where is the compiler? ये सारे इक्वल साइज़ हैं, सही ना, यानी मीन्स के इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। समझ लें हर साइज़ है 4 बाइट का है। पहली वैल्यू मेरी 1 है, दूसरी वैल्यू 3, ये वाली वैल्यू 5, सॉरी 7, 9। एरे का नाम क्या था, नम ऑफ 0,
फिर ये वाली वैल्यू है, सही है, नम ऑफ 1, फिर num of 2, num of 3, num of 4, इस तरह से। और इनके अगेंस्ट एक डेफिनेटली ये जहाँ पे भी सेव है इसका एक हार्डवेयर एड्रेस एग्जिस्ट करता है 0x121, सही है। फिर इसका एड्रेस होगा 0x125, 0x क्या होगा 25 हो गया, 25, 26, 27, 28, 29 ले लेते हैं। फिर 129, 129A B C D 0x, uh, 132, इस तरह से मैं, हो सकता है कि उसमें 4 की स्पेसिंग ना हो, ज़रा ज़्यादा आ रही हो, लेकिन जस्ट फॉर यूनिक एड्रेसेस। हाँ, तो इस तरह से ये एड्रेसेस असाइन हो गए, सही है ना। यानी मीन्स कि ये हमारे वेरिएबल्स हैं ऑफ एरे, ये उनकी वैल्यूज़ हैं, ये उनके एड्रेसेस हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैल्यूज़ ही प्रिंट करवा रहे हैं, सही ना। वैल्यूज़ कैसे प्रिंट करा रहे हैं? थ्रू द एड्रेस लोकेशन। आपने अगर सी आउट नम लिखेंगे तो क्या करेगा कि जो ये 1 to 1 की एड्रेस लोकेशन है ये उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, 1 to 1 को प्रिंट कर देगा। 1 to 1 फिर फर्स्ट टाइम क्या है कि आपने किया कि प्लस आई, सही है ना, यानी 0 ऑफ x 1 to 1 प्लस आई की वैल्यू 0 होगी। इस तरह से ये चीज़ लिखी हुई है और शुरू में स्टैरिक लगा हुआ है, सही है। तो वो बेसिकली ये काम परफॉर्म कर रहा है। तो जब आप स्टैरिक लगा हुआ हो और अंदर एड्रेस कोई वैल्यू हो तो इसका मतलब है इट ऑलवेज प्रिंट द वैल्यू। तो इस पार्टिकुलर एड्रेस पे जो भी लोकेशन है इस लोकेशन पे और उसमें जो वैल्यू रखी हुई है उसको प्रिंट कर दो, सही है ना। इसका मतलब है आपकी स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आई में एक इंक्रीमेंट होगा, सही ना, आई में एक सिंगल इंक्रीमेंट होगा और वो कह रहा है कि उसमें एड्रेस में ऐड करना है, सिंगल इंक्रीमेंट एड्रेस में ऐड करना है। तो यहाँ पे जब वो ऐड करेगा तो कुछ इस तरह से करेगा कि स्टैरिक 0x 1 to 1 प्लस यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे 1 ऐड नहीं हो रहा, आप ये देखें कि मैं एड्रेस में एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, एड्रेस में एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरा लूप जो था वो इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप में 1 का मतलब ये होगा कि 1 स्टैरिक 4, इस तरह से ये चीज़ बनेगी, सही है। इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगी 0 स्टैरिक वो ब्रैकेट स्टैरिक 0x वो 1 to 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो मीन्स के 0x125 की एड्रेस पे जो भी वैल्यू मौजूद है उसको प्रिंट कर दो। तो इस तरह से 3 प्रिंट हो रहा है। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें इस पार्टिकुलर प्रोग्राम का तो इसका आउटपुट वही आ रहा है जो हमारे डिफ़ॉल्ट इनपुट्स हैं। ये देखें, यानी बैक एंड पे जो आउटपुट का प्रोसीजर है वो पॉइंटर के थ्रू आ रहा है, सही ना। हमने पॉइंटर को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को
फैच किया है, बजाय इसके हम डायरेक्ट वैल्यू को फैच करते हैं, हमने इनडायरेक्ट वे में फैच किया है। यानी मीन्स के अगर आप ये वाली कमांड लिखें और ये वाली लिखें, दोनों का मतलब यानी आउटपुट तो सेम है, लेकिन एक के थ्रू हमने आउटपुट जो है वो इनडायरेक्टली एक्सेस किया, एक के थ्रू हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, सही ना। यानी मीन्स के नाम जो है एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई इंटीजर टाइप है, सही ना। तो यहाँ पे +1 नहीं होगा, +4 होगा। अगर यहाँ पे करेक्टर होता तो ये +1 हो जाता, यहाँ पे अगर लॉन्ग होता तो +8 हो जाता, सही ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। समझ गए इसका आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है? यस सर। सही है। हालांकि मैं चाह रहा था कि चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए, मेरी ना एक और मीटिंग आ गई है, तो टाइम भी हो रहा है क्लास का। तो इसमें बस एक स्लाइड और है, वो इंशाल्लाह या तो मंडे को या फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लोग कर लेंगे। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, पॉइंटर्स की ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अभी तो थोड़ा हो सकता है कि आपको समझ में आ गया हो, लेकिन थोड़ी देर में हो सकता है दोबारा भूल ना जाएँ। सो इंशाल्लाह मैं आज ही कोशिश करूँगा कि तमाम जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैं अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे, सही है, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें, सही है ना। तो कोई और क्यूरी, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू असेसमेंट वगैरह कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं, यू कैन पूछ लें। लेक्चर को मैं यहाँ पे ना स्टॉप कर रहा हूँ फ़िलहाल, और ये ट्यूटोरियल भी मैं अपलोड कर दूँगा। सर